हे गाइस वेलकम टू जी टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं हम आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए या फिर आपके यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के जो आने वाले हैं। फिर आपकर हम कोशिश रहेगी जो आपके आरओ और एआरओ का एग्जाम होने वाला है 23 जैन को, उसमें हम ज़्यादा इसको क्या करें, उससे पहले पहले इसको खत्म कर दें इंडियन पॉलिटी को। ओके, और ये जो वीडियोज हैं ये सिर्फ आरओ और एआरओ को ना देख के बना के, ये आपके अपर पीसीएस को, फिर चाहे आपके लोअर पीसीएस के मेंस को हो, या फिर आपको पता है कि सीडीएस एफकेट एनडी के नोटिफिकेशन आउट हो रखे हैं, तो वो आपके, अगर आप सीडीएस एफकेट एनडी की तैयारी करें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और आप चाहो तो किसी भी ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच डिले। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको पता है कि 1600 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, 1600 में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी एक ट्रेडिंग कंपनी बन के। ठीक है, एक क्या हुआ था, एक ट्रेडिंग व्यापारिक कंपनी बन के क्या हुआ था, ये क्या हुई थी, भारत में आई थी। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने क्या करने की कोशिश की, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत सारे किन वजहों से बहुत सारे क्या करके इन्होंने एक्ट पास किए थे। ठीक है, तो आपको पता होगा उन एक्ट पास करने के बाद क्या हुआ, इन पे कंपनी पे क्या क्या कंट्रोल करने की धीरे धीरे कोशिश की। तो जो 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पे, देखो आपको क्या लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश संसद नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या किया, कंट्रोल करने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने क्या 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 स्टेप लिए, तो जो वहां पे उस समय 1773 में ब्रिटिश इंडिया प्रधानमंत्री जो थे वहां के, कौन थे, उनका नाम लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गोपनीय समिति, एक गोपनीय सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर, तो एक सीक्रेट कमेटी थी जिसने क्या किया था, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उन्होंने क्या किए थे, उनके बारे में बताया था, उनकी रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पे या उनकी सिफारिश पे 1773 में एक पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे, एक सीक्रेट कमेटी। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि सीक्रेट कमेटी किसके द्वारा गठन की गई थी, तो लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे 1773 में, उनके द्वारा ये क्या की गई थी, गठित की गई थी, और उसी की रिकमेंडेशन में आपका रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने, देखो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर शासन मात्र ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। तो मतलब क्या है कि भारत में कंपनी के अधीन, जो कंपनी ने क्या कहता है, आपको पता है कि 1757 का बंगाल पे अधिकार कर लिया था इन्होंने, 1764 पे उनको दीवानी राइट मिल गए थे, वो सब हम बारे हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि 1764 के बाद इनको दीवानी अधिकार भी मिल गया था, और धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने क्या किया था, इन पे कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई, जो ब्रिटिश सरकार ने, जो पार्लियामेंट था वहां से उन्हें एक एक्ट पास किया 1773 का, और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में जो भी जितने भी कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं, है ना, तो वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ये निजी मामला नहीं है कि जिस पे शासन कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश उनका निजी अफेयर नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ब्रिटिश संसदों ने इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने के लिए निर्देश देना पूरा अधिकार है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब अगर वो किसी चीज पे क्या, किसी रूल कर रहे हैं, तो ब्रिटिश संसद को पूरा अधिकार है कि वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, निर्देश बनाए। ठीक है, कानून बनाए और निर्देश बनाए। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर, देखो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया कि जो बंगाल के नियम, तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल की उपाधि कहा जाने का, तो उसे क्या कहना लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब वो गवर्नर नहीं रहा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 1773 से पहले उसको क्या कहा जाता है, बंगाल का गवर्नर कहा जाता, लेकिन अब उसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसकी सहायता के लिए, अब देखो उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। तो मतलब एक गवर्नर था, ठीक है, क्या था, एक गवर्नर था, और गवर्नर के नीचे 4 लोगों को क्या किया गया, एक कार्यकारी वो की गई आपकी। ठीक है, उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद की क्या की गई, गठन किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग बना। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, फिर आपका ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद में रखनी है। इसके द्वारा मद्रास, ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर
और गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब देखो अब एक चीज़ समझो, देखो आपकी 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन-कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी? एक बंगाल थी, एक आपकी मद्रास थी और एक आपकी बॉम्बे थी। ठीक है? तो बम्बई, ठीक है? इसे मैं बॉम्बे लिख लेते हैं और इसे मैं कलकत्ता लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ, ठीक है? तो जो कलकत्ता थी, मद्रास थी और आपकी क्या थी? बॉम्बे थी। वैसे कलकत्ता मैं यहाँ पे बी कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। तो बंगाल, मद्रास और 3 आपकी क्या थी यहाँ पे? 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है? 3 क्या थी यहाँ पे? प्रेसिडेंसी थी। अब इन 3 प्रेसिडेंसियों में क्या किया गया? जो बंगाल ऑफ गवर्नर था ना, इसको बना दिया गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। और जो ये 2 प्रेसिडेंसी थी, कौन सी? मद्रास की और जो किसकी थी? बॉम्बे की। ये किसके अधीन आ गया? अब ये गवर्नर जनरल जो था, पहले क्या था? यहाँ पे भी गवर्नर होता था, यहाँ पे भी गवर्नर होता था और यहाँ पे भी गवर्नर होता था। और ये अपनी-अपनी प्रेसिडेंसी में क्या करते थे? रूल करते थे। लेकिन क्या हुआ? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इस रेगुलेटिंग के अंडर क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो गवर्नर नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। और जो बाकी के 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनको किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है? तो मतलब अगर कोई भी अगर अब जो गवर्नर जनरल होगा उसके रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे, देखो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो पहले क्या थे? स्वतंत्र थे, बाद में क्या हो गए? अधीन हो गए। फिर क्या क्या इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कब किस उसमें गठन किया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ही आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है ना? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या किया उन्होंने? एक आपका मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आपका एक चीफ जज हो गया, ठीक है? और बाकी के आपके 3 क्या हो गए? उसके जज हो गए, ठीक है? बाकी 3 क्या हो गए? जज हो गए। और जो आपका पहला चीफ जस्टिस था, ठीक है ना? पहला आपका चीफ जस्टिस था, इनका नाम था सर इलैज इम्पे, ठीक है? तो इलैज इम्पे आप इनका नाम याद रखोगे, ठीक है? जो उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है ये वाली बात। ठीक है? तो ये क्या करते थे? पहले ना जो कंपनी वाले थे, ये बहुत ज़्यादा क्या करते थे? करप्शन करते थे, ठीक है? ये क्या करते थे? करप्शन कहते थे और उन करप्शन में क्या कहा जाता था कि ये भारत से किसी राजा ने इनको उपहार दे दिया, तो किसी राजा का फेवर कर दिया इन्होंने, तो उनसे उपहार ले लिए। तो इस तरह के करके ये करप्शन करते थे। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब कंपनियों का क्या कर दिया गया, जो वहाँ के कौन थे? आपके जो कंपनी के जो वर्कर्स थे, है ना? तो उन पे क्या कह दिया गया कि जो कंपनी निजी व्यापार करने के लिए जो भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते, कोई रिश्वत नहीं ले सकता, ये सब क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है? बाकी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे देखेंगे आप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 सदस्य था। पहले क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है? गवर्निंग बॉडी थी, उसमें कितने थे? 24 सदस्य की गठिन थी, के माध्यम से कंपनी पर निर्णय करना क्या हो गया? नियंत्रण करना सशक्त हो गया। ठीक है? तो उन्होंने बोर्ड ऑफ का भी क्या किया? 24 लोग हो गए। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था कि अब क्या होगा? अब ये क्या करेंगे? ये अपने जितना भी रेवेन्यू होगा, राजस्व, ठीक है? ये राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की, मतलब जितने भी ये मिलिट्री के वो वगैरह कर रहे हैं, सैन्य मामलों की, डिफेंस से सारी जानकारी इनको ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया था? आवश्यक कर दिया था। तो ये 1770 रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आपको ढंग से पूरा याद रखना है। अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे आपका आपका कर सकते हो, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हमने 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया। उसके बाद क्या आया? आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। और बेसिकली जो पिट्स इंडिया 1784 था, ये पिट्स इंडिया 1784 था कि जो आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसी को पुराना क्या करने, रिव्यू करने के लिए इन्होंने किया था। ठीक है? ठीक है? तो रिव्यू एंड रिफॉर्म जो 1773 का एक्ट था, उसमें थोड़ा सा रिव्यू एंड रिफॉर्म के लिए ही 1784 का क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो अब आपको देखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या खास बातें थी, तो वो हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, ओके, सबसे पहली चीज, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पे ब्रिटिश राज,
देखो, कंपनी द्वारा जितने भी इन्होंने अधिकृत कर दिए थे ना भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज टाउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। देखो, सबसे पहला वैधानिक दस्तावेज था कि जितने भी भारतीय राज्यों को कंपनी ने जीता है, उन पे किनका हक है, वो ब्रिटिश क्राउन का हक होगा, ठीक है ना? तो ये सबसे पहला दस्तावेज कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट था। पहली चीज उन्होंने ये दी। दूसरी चीज थी, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री किसने किया ये पास? तो उनका नाम था विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सांसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो इनका नाम है, प्रधानमंत्री जो थे उस समय विलियम पिट थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, ठीक है, कंपनी के दो हो गए थे, ठीक है ना? तो इनके क्या थे? एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग था जो इनका, ये अलग कर दिया था, व्यापारिक और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी क्या कर दिए थे? अलग कर दिए थे। ठीक है ना? तो इनके ट्रेडिंग और इनके कार्यों को अलग-अलग कर दिया था कि जो कंपनी के जो का ट्रेडिंग वर्क होंगे वो अलग होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग होंगे, ठीक है? और इसके लिए इन्होंने क्या किया था? बोर्ड के इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक कार्यकलापों को कंपनी के निर्देशों को हाथों में पहले की तरह रखते हुए, मतलब कार्य व्यापारिक जो ट्रेडिंग राइट था वो बिल्कुल कंपनी के हाथ में रख दिया था उन्होंने पूरा का पूरा, ठीक है? राजनीतिक क्रियाकलापों में सैनिक, असैनिक और राज्य संबंधी नियंत्रण एवं परीक्षा हेतु इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या स्थापना की गई थी। तो देखो, तो यहाँ पे यही वाली बात है कि ट्रेडिंग राइट तो किसको मिला? पूरा का पूरा ट्रेडिंग राइट इन्होंने कंपनी ही पे ही रखा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इन्होंने क्या किया? 6 सदस्य, 6 मेंबर की इन्होंने क्या की? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या रखा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है? तो इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय क्या किया इन्होंने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो सैनिकों से रिलेटेड, असैनिक व राज्य संबंधी, रेवेन्यू से हो गया, डिफेंस से हो गया, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए उसके लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या निर्माण किया गया। अब इस चीज की ध्यान रखना। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। ठीक है? अब भारतीय उपनिवेश तो हो गया, लेकिन अब इसके 2 शासक हो गए। कौन-कौन? एक कंपनी और एक आपका क्राउन, ठीक है? पहला कंपनी के निर्देशक बोर्ड, ठीक है? कंपनी के जो मतलब जो कंपनी के बोर्ड थे, खुद का बोर्ड था जो कंपनी का, ठीक है ना? और दूसरा कौन हो गया? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है ना? तो ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था? बेसिकली ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो क्राउन के हिसाब से क्या करता था? शासन करता था। तो यहाँ पे एक तो कंपनी के हो गया, कंपनी का रूल चलने लगा, और दूसरा यहाँ पे क्राउन का हो गया। और यह स्थिति 1858 तक बनी रही, क्योंकि हम जानते हैं क्या हुआ 1857 में क्या रिवोल्ट हुई थी, और उसके बाद सारा का सारा ट्रांसफर किस में हो गया था? आपका 1850 एक्ट में एक एक्ट पास हुआ जिसमें वो सारा का सारा क्राउन में, क्राउन के पास जितनी पावर थी वो सारी की सारी क्राउन के पास चली गई। ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले एक तो आपको ये चीज रखनी है कि ये क्या हुआ था? ये भारतीय का पहला दस्तावेज था, वैधानिक दस्तावेज, ठीक है? वैधानिक दस्तावेज था, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो भारतीय राज्यों में जिन्होंने जितने भी कंपनी ने अधिकृत किए हैं वो सारे के सारे उस पे किसका हक होगा? क्राउन का स्वामित्व का अधिकार होगा, ठीक है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे, जो जितने भी आपके क्या रखेंगे? सैनिक, असैनिक व रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? डिसाइड करेगा। किसकी तरफ से? वो करेगा क्राउन की तरफ से, ठीक है? क्राउन की तरफ से, क्राउन की तरफ से शासन बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। सारे रूल, और वो पास कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और दूसरे कौन थे? कंपनी के खुद के क्या था? निदेशक बोर्ड था, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य के 4 से कम करके 3 कर दी गई थी, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसके लिए, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, हमने कहा कि इसके लिए कितनी 4% 4 क्या गए थे? 4 दिए थे, ठीक है ना? यहाँ पे अभी हमने देखा था ना कि इसके लिए 4 गवर्नर के लिए क्या थे? 4 लोग दिए थे, लेकिन अब ये करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, ठीक है? इसके लिए कितनी कर दी गई? 3 कर दी। और इस परिषद में भारत के प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राज्यों, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति को प्रदान की गई थी, ठीक है? ये ज्यादा खास नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ध्यान रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने बनाए गए थे, कब बनाए थे, क्यों बनाए गए थे, और पिट इंडिया एक्ट से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं 1786 और 1793 में ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, ठीक है? जब हम लीगल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लीगल हिस्ट्री में हमें सारे चार्टर ढंग से पढ़ने हैं, तो याद रखना ये आपका, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहे हैं। 1786 का जो आपका अधिनियम आया था, यह एक्ट आया था, इस अधिनियम एक्ट में क्या हुआ बताइए? तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के
निर्णय को निरस्त करके, जो उसके परिषद थी ना, आपकी यहाँ पे अभी हमने बात की थी ना, इसकी परिषद में 4 से मेंबर 3 कर दी गई थी। तो अपनी विशेष परिस्थिति में ये क्या करेगा, जो अपने निर्णय, जो आपकी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था, ठीक है? तो बेसिकली गवर्नर के पास इतनी पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकता है, परिषद के निर्णय से ना करके उनको निरस्त भी कर सकता है विशेष परिस्थिति में, और अपने निर्णय को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई, ठीक है ना? पूरी की पूरी मतलब मिलिट्रिकली पावर भी इसी को मिल गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल को। फिर चार्टर एक्ट आया 1793 का। चार्टर एक्ट क्या कहता है, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 20 वर्ष के लिए कंपनी, क्योंकि इसको आपको पता है ना कि कंपनी को क्या मिला था, कि आपको क्या, कंपनी को क्या मिला था, आपको ट्रेडिंग राइट मिले थे। ट्रेडिंग राइट में उनको 100 साल के लिए क्या मिला था, कि 100 साल तक वो क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती हैं। लेकिन अब उसको और बढ़ा के 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था, तथा नियंत्रण मंडल के सदस्यों के भारतीय राजस्वों से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होगा, जो भारतीय, जो अब जो ये है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी, ठीक है, जो इसके मेंबर थे 6 मेंबर, वो उसकी उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, उनकी सैलरी आएगी जो भारत का जो रेवेन्यू है ना, भारत का, इंडिया का जो रेवेन्यू था, वहां से इनको सैलरी देने का प्रस्ताव किसमें पारित किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अपने नोट्स की तरह बनाना, कि यहाँ पे क्या बोला गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, जो बीओसी थी, ठीक है ना, जो बीओसी थे उनकी जो सैलरी होगी, वो जो बीओसी है उनको सैलरी भारतीय रेवेन्यू से मिलेगी। वो किसमें कहा गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर क्या बोला गया कि ब्रिटिश, और क्या बोला गया, अब बोला गया कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों, ठीक है, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई थी, ठीक है, तभी सभी कानून व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था, कि मतलब जो भी आपके कोर्ट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो आपने क्या लिखा था, लिखे था, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल किसको पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई, ठीक है, अधिकार न्यायालय को दिया गया था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इस 13 में क्या किया गया, इस 13 में ये किया गया कि इस एक्ट के में द्वारा भारत के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, मतलब जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था ना, कि यहाँ पे सिर्फ अभी कौन वो कर सकती थी, जब 1600 में ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी ना, तो इन्होंने मैग्ना कार्टा दिया था, ठीक है, तो इन्हें मैग्ना कार्टा दिया गया था, और मैग्ना कार्टा में यह कहा गया था कि सिर्फ जो आपकी चलो मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे, कि जो इस तरफ क्या करेगा, ट्रेड करेगा, ईस्ट की तरफ जो ट्रेड करेगा, वो ईस्ट की तरफ जो ट्रेड करेगा वो सिर्फ कौन कराएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी कराएगी। इसी तरह वेस्ट में भी आपको मिली, ठीक है ना, तो जब इसी इसलिए ही बोलते हैं, क्योंकि जो कंपनी थी, इसका नाम एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, ठीक है, तो इसको ईस्ट में व्यापार करने के लिए क्या मिला था, मैग्ना कार्टा मिला था, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। तो इसका क्या था, एक मोनोपोली थी, एकाधिकार था, ठीक है। उस एकाधिकार को क्या कर दिया गया, 1813 में उस एकाधिकार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, मतलब व्यापारिक एकाधिकार कौन से एक्ट में खत्म किया गया, तो वो था 1813। आपको जरूर याद रखना है, करके कुछ प्रतिबंधों के साथ, ठीक है, कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। मतलब अब क्या था, कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार अकेले नहीं कर सकती, बाकी और कंपनियां भी जाके भारत में व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे से इंग्लैंड से अब बहुत सारी कंपनियां क्या आ सकती हैं, यहाँ पे व्यापार आने के लिए व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। और वैसे ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसलिए भी था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी इंडिया में अकेले, क्योंकि वो अकेले क्या था, उसमें से पूरा ट्रेड मोनोपोली था। इसलिए क्या करते, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो इनकी पावर कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, दरवाजे खोल दिए। अब दरवाजे खोले तो हर कंपनी जाके यहाँ पे व्यापार करेगी, और हर कंपनी व्यापार करेगी तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एकाधिकार था, वो एकाधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो ये एक प्लान था उनका। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, भारत से भारतीय दूसरी कंपनियों को भी व्यापार करने के लिए क्या मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी, ठीक है। कंपनी को चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, देखो यहाँ पे, ठीक है। और आने वाले एक्ट में क्या हो जाएगा, वो व्यापार, वो भी जो ये वाला रूल है, ये भी क्या कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, ठीक है। कंपनी को गवर्नर तथा गवर्नर एवं प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने की, देखो अब कंपनी का जो गवर्नर था उसे गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल जो था उसको अधिकार दिया कि वो गवर्नर को तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त कर सकता है अपने हिसाब से। इसके लिए
ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य नहीं की स्वीकृति अनिवार्य थी। मतलब ब्रिटिश क्राउन का मतलब आप ये अपने हिसाब से उनको क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है? तभी जाके वो क्या कर सकता है, उनको नियुक्त कर सकता है। और कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश एवं राजस्व नियंत्रण पर अधिकार दे दिएगा, ठीक है? मतलब रेवेन्यू सिस्टम के कि वहाँ पे से क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। किंतु ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इन सभी प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इन मतलब जो क्राउन की डोमिनेंस थी ना, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो क्राउन की प्रभुत्ता पे, है ना? क्राउन की प्रभुत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी रेवेन्यू लिख सकते हैं, 1813 में कहा गया, ठीक है? फिर अब बात करते हैं, फिर इस एक्ट के द्वारा भारत के शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का व्यय किया गया, ठीक है? का प्रावधान किया गया। कि भारतीय की जो शिक्षा है ना, उसके प्रसार के लिए 1 लाख रुपए क्या कर देंगे, वार्षिक मतलब 1 लाख रुपए एक साल में क्या करेंगे, व्यय करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही में भारतीयों को ईसाई मिशनरी के धर्म प्रचार की अनुमति देगी कि जो भी ईसाई हैं वो भारत में जाके क्या कर सकते हैं, एक मतलब अपने ईसाई धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और भारत में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1813 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया इस चार्टर एक्ट ने, क्या किया देखो, इस चार्टर एक्ट ने किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। अभी तक देखो, पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर था, अब उसे क्या बोला गया, उसे बोला जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन से एक्ट से, 1773 से, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इस बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर क्या किया गया, 1833 में, 1833 में इसे इंडिया का गवर्नर जनरल बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फिर 1858 के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, और सभी नागरिकों को एवं जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी, ठीक है। उस पर सिविल के साथ साथ क्या थी, मिलिट्रिकल पावर भी थी, ठीक है। सारी सारी सिविलियंस पावर तो थी उसके पास, लेकिन उसके पास क्या थी, सिविलियन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो थी, साथ में उसके पास क्या, मिलिट्री पावर भी थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले पूर्ण संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या लिखा गया, एक ऐसी सरकार का गठ निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, ठीक है। इसने क्या किया, फिर इसने जो मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर थे, ठीक है, को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। विधायी शक्ति मतलब ये कोई भी आपके क्या नहीं कर सकते, कानून नहीं बना सकते हैं, कानून को फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या ले ली इन्होंने, लेजिस्लेचर पावर या कानून बनाने की जो विधायी शक्ति थी वो हटा दी गई, कि अब जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे इनसे इनके पास कोई भी विधायी शक्ति नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए, किसको, भारत के गवर्नर जनरल को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको उसको पूरे के पूरे ब्रिटिश पूरे भारत के लिए क्या कर सकता था, वो कानून बना सकता था, ठीक है ना। अब इनसे जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर को क्या कर दी, कानून बनाने की शक्ति उनसे छीन ली थी, लेकिन वो शक्ति सारी की सारी किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। वो चाहे तो पूरे भारत के लिए क्या कर सकता था, ठीक है, पूरे भारत के लिए क्या कर सकता था, कानून बना सकता था। पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून मतलब रेगुलेटरी लॉ कहा गया, एवं नए कानूनों के तहत इन कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया, ठीक है, अधिनियम एक्ट कहा गया। जो पहले थे वो रेगुलेटरी लॉ थे, और जो बाद में नए कानून बने वो अधिनियम एक्ट कहा गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। जो भी इनके व्यापारिक निकाय वाली जितनी भी गतिविधियां थी उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया था, और यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, और इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही या उसके अधिकार द्वारा नियंत्रण कर दिया गया। देखो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर क्या क्या कहा, 1833 के सिविल सेवकों को, देखो सिविल से कौन होगा, सिविल सर्वेंट्स हो गए, ये चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल सेवाओं के लिए कब खुली प्रतियोगिता आयोजन किया गया, तो वो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया, ठीक है।
करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को तभी भी ध्यान रखना कि कब पहली खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो वो 1833 के किया गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। विधायी परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद के प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, याद रखना है लॉर्ड मैकाले जी ने बहुत काम किया, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया, ठीक है। तो पहला सदस्य इनका बना था विधि सदस्य में, वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। उन्होंने केवल उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं था, मतदान का नहीं था, बस वो बैठ सकता था, ठीक है। और उसके लिए एक विधि सदस्य के रूप में उसको क्या कहता है, निर्वाचित किया गया था। विधि सदस्यों को संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल के आयोग गठित करने का अधिकार था, मतलब इसके पास राइट था कि वो क्या कर सकता है, आयोग गठित कर सकता है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय में आयोग का गठन किया गया था, मतलब एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। और 1835 में आपको पता है इन्होंने अपना एक लॉर्ड मैकाले का वो भी दिया था, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, इंडियन एजुकेशन के ऊपर इन्होंने अपना एक रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। कि एक तो इन्होंने बहुत किया था कि इंग्लिश एजुकेशन को वो मीडियम बनाया जाए, ठीक है। उन्होंने यहीं पे कहा था, तो आपसे अगर पूछा जाए तो इस चीज को ध्यान में रखना है 1835 में कि इंग्लिश मीडियम जो होगा वो लॉर्ड मैकाले के 1835 के रिकमेंडेशन में हुआ था। और अगले उसमें हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहीं तक रखते हैं ये वीडियो। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, इसी तरीके की वीडियो लाते रहें, तो प्लीज अपने दोस्त का शेयर करें और कमेंट करके हमें मोटिवेशन करें, क्योंकि जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है वैसे ही हमें इस वीडियो को सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।